हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स के टॉपिक। आज हम उसका गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी आपको तरीका ये बताने की कि आप किस तरीके से स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो बहुत ही पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जम के तैयारी करनी है मैथमेटिक्स के लिए और बहुत ही स्मार्टली तैयारी करनी है। स्मार्टली तैयारी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने नंबर का जो आते हैं वो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि जेके बोर्ड में, और हर एक टॉपिक हर एक यूनिट कितने कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख ले हम कि सिलेबस कितने मार्क्स का होता है। टोटल ये होता है आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, जेके बोर्ड में जो 8th क्लास का है वो फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। उसके हिसाब से जो यूनिट है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें भी एक ही नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। फिर हम स्टडी करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये काफी वेटेज है इस चैप्टर की। ठीक है, इसमें से टोटल एक नंबर का आता है, क्वेश्चंस आते हैं आपको। फिर आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, वो 6 मार्क्स का है। फिर आता है कंपेयरिंग क्वांटिटी, सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें से आते हैं, टोटल 10 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। एंड लास्ट आएगी आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि है 6 मार्क्स की। अब इतने ही चैप्टर जो हैं अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने हैं, तो इन्हीं चैप्टर्स को आपने एकदम परफेक्टली कर लेना है। स्टार्ट अपनी स्टडी कीजिए हमेशा उन चैप्टर्स से जो मैक्सिमम वेटेज रखते हैं। कौन कौन से हैं वो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला आ गया, ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, मेंसुरेशन, एंड देन उसके बाद आते हैं ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड फैक्टराइजेशन। तो अपना सीक्वेंस कुछ इसी प्रकार से रखिए, जो चैप्टर मैक्सिमम वेटेज का है उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसको परफेक्टली, उसमें परफेक्शन पा लीजिए आप। उसके बाद फिर आप जाइए जो छोटे छोटे जो आते हैं एक एक नंबर के जो 2 चैप्टर्स हैं, आप फिर उनको देखिए। ठीक है, चलिए ये तो बात हमने कर ली कि हर यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हर यूनिट की किस किस एक्सरसाइज में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हमने पिछले 10 सालों के पेपर्स को देखा है, स्टडी किया है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने आज यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज को एकदम परफेक्टली करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यूनिट के, जिसमें सिर्फ एक नंबर का आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से आता है? 2.1 एंड 2.3। 2.2 एक्सरसाइज जो स्टेटमेंट वाली है उसको आपको टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? 2.1 एंड 2.3। यूजुअली एंड मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि 2.1 में से जो होते हैं वो एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.3 बहुत ही रेयरली है कि वहां से कोई क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है एक नंबर के लिए इसी एक्सरसाइज में से जो है वो क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये तो बात हो गई इस यूनिट की। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर में जो आपको आपके बुक के अंत में या बुक के बीच में जो लॉस बताए गए हैं एक्सपोनेंट्स के कि कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर जिनके बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट करने हो अगर बेसिस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो क्या होता है। ये तरह के आपको बहुत से लॉज इस टॉपिक में मिलेंगे, तो उन लॉज को, जितने भी वो लॉज हैं उनको एकदम अच्छे से कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगर इसमें से ना आए तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 11.1,
उसमें से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 नंबर का सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से आपसे पहली एक्सरसाइज पे अगर करके जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स इसी में से जो है वो आपको क्वेश्चन आने हैं। ओके, ये बात हो गई हमारी यूनिट नंबर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें से सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जो टोटल कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो जो है 5 मार्क्स के लिए ध्यान दीजिए, जो लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स के लिए, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, जो ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, ये आपकी बुक में है, बहुत सारे क्वेश्चन है विद एग्जांपल्स, इनको सॉल्व कीजिए। एडिशन वाले एंड सब्ट्रैक्शन वाले, ये मैक्स टू मैक्स 5 नंबर के क्वेश्चंस में जो है वो पूछे जाते हैं। फिर बात आती है 3 नंबर में। 3 नंबर में आता है प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई जब करते हैं, वो भी आपको ज्यादा कोई टफ नहीं आएगा, बहुत इजी होता है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, देन जो आपको वेरिएबल दिए होंगे उनकी पावर देखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो जो भी वेरिएबल होंगे इनकी पावर्स को ऐड करके आप लिख लीजिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तो बहुत ही इजी टॉपिक है, तो ये 3 नंबर के लिए जो है वो पूछा जाता है। फिर आता है एक और 5 नंबर यानी कि लॉन्ग के लिए, जो एक्सरसाइज 9.5 में से पूछा जाता है, दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर आ गया x प्लस ए एंड x प्लस बी, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में है एक्सरसाइज 9.5 को। तो 9.5 जो एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके हर एक क्वेश्चन को बारीकी से और अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको फॉर्मूला तो अच्छे से पुट करना आ जाता है, लेकिन आप प्लस माइनस की गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर क्रॉस चेक कीजिए कि आपने वो सही किया है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपने अच्छे से करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 नंबर के लिए 9.1 और 9.5 में से आते हैं। ठीक है, और 3 नंबर का कहां से आता है? 9.3 एक्सरसाइज से। हो सके तो एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जांपल्स को भी जो है वो सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जो 8 नंबर का था, जिसमें 5-5 नंबर के 9.1 और 9.5 से पूछे जाते हैं, और 3 नंबर का आता है एक्सरसाइज 9.3 से। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट यूनिट आ गया यूनिट नंबर 10, जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जहां पे आपको आता है एरियाज ऑफ द सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड सरफेसेस है उनके एरियाज, और जितने भी 2D शेप्स है जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूब, सिलेंडर क्यूब सॉलिड्स होते हैं, तो सर्कल, ये आते हैं 2D शेप्स। तो इनके भी फॉर्मूले जो हैं वो लर्न करने हैं। 2D फॉर्मूले हो या 3D फॉर्मूले हैं, आपने सब फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको आना चाहिए। तो मेंसुरेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फॉर्मूलेस। ठीक है, जिसके भी फॉर्मूले हैं, जहां जितने भी हैं, वो आपको उसकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इन्हीं सभी के पैरामीटर्स भी क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम जाएंगे सॉलिड शेप्स में, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, इनके भी आपने टोटल सरफेस एरियाज एज वेल एज लेटरल सरफेस एरिया एंड इनके वॉल्यूम भी आपने लर्न करने हैं। इन सभी का फॉर्मूला आपको ऑन द टिप लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन समझने में और करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के, वो एक्सरसाइज 10.4 में से आते हैं। तो आपका पहला काम क्या है? पीछे से शुरुआत करनी। पहले आपको 10.4 अच्छे से करनी है। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करके, ना कि रट के, अंडरस्टैंड करके इसको अच्छे से समझ के
आप कर लीजिए। उसके बाद आप बाकी जो है वो 10.321 जो है वो कर सकते हैं। फिर आता है 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए यूजुअली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में से आ सकता है। ज्यादातर 10.2 और 3 में से 1 में से बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका काम क्या है कि एक्सरसाइज 10.3 एंड 10.2 यानी कि आपने रिवर्स में जाना है। पहले 10.4 करनी है, उसके बाद 10.3 एंड देन 10.2। आप चाहे तो 10.1 भी कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा इसको स्मार्टली ना करके कम समय में आपने ज्यादा सिलेबस कवर करना है तो मेरी मानिए तो ये 3 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कर लीजिए। काफी अच्छे से करने की जरूरत है 10.4 को, उसके बाद 10.3, 10.2, 10.2 में से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, उस एक्सरसाइज को भी बढ़िया से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो मेंसुरेशन है टोटल 8 मार्क्स का था और इसमें इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 13 जो कि है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली जो यूनिट है वो अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको फैक्टराइजेशन भी जो है वो आएगी। यहाँ पे क्या होता है एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, ठीक है। इन दोनों में से ही 3-3 नंबर के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ जो है इस वाली में से तो डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं स्प्लिट करना यानी कि फैक्टराइज करना, कॉमन निकालना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं दोनों एक्सरसाइजेस को आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है वो सॉल्व करना है। लास्ट वाली एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं, पहली भी छोड़ सकते हैं, बट ये 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको एकदम परफेक्टली आ जानी चाहिए, ठीक है। फैक्टराइज करना और डिवाइड करना। अगर आपको 13.2 आ गई अच्छे से, क्योंकि इसी में ही फैक्टराइजेशन जो है वो सीखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आती है, ठीक है, ऑन डिवीजन। क्योंकि आपको फैक्टराइज करना आ गया तो डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा, जस्ट कॉमन निकाल के कट करने ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो मेन आपको क्या सीखनी है 13.2, ये एक्सरसाइज आप अच्छे से सीख लीजिए तो 13.3 एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को करते समय आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले 13.2 अच्छे से सीखनी है, उसके बाद 13.3 करनी है, क्योंकि वो तो आपको आराम से आ ही जाएगी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो हाईएस्ट मार्क्स की आती है 10 नंबर की कंपेयरिंग क्वांटिटी। अब बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी, बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर मैं आपको बता दूं ये तो बिल्कुल ही इजी है, बस आपको सही सही ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो करनी है दैट इज 8.3, इसको पहले कीजिए। इसमें है जो क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज एकदम परफेक्टली करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के वो इस एक्सरसाइज में से आते हैं, ठीक है। तो यहां आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो आपके 5 नंबर तो ऐसे ही बन गए। फिर आपने नेक्स्ट जो जाना है, जो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, वो रहेगी एक्सरसाइज 8.1। क्यों? क्योंकि 8.1 में बहुत कम क्वेश्चंस है, 8.2 में बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपके लिए क्या इजी रहेगा, आपने क्या करनी है इसके बाद 8.1, बहुत कम क्वेश्चंस है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें रेशियो एंड परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आराम से आ जाएंगे। तो इसके बाद आप 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 8.2 में, जो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चंस एमआरपी और डिस्काउंट वाले हैं, ये सारे इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ बच्चों को थोड़े बहुत टफ लगते होंगे, पर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि इतनी भी टफ नहीं है ये, ठीक है। आपने क्या करने हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, जो ज्यादा लंबे नहीं है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। लॉन्ग वाले जो सॉल्व हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे उसमें से 1-2 क्वेश्चन थे, एक बफेलो वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा लॉन्ग था, उससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन था वो भी थोड़ा लॉन्ग था, तो उन दोनों क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं।
उसके अलावा जितने भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए, क्योंकि वहीं से आएंगे इसमें से प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड में, क्योंकि ये सिर्फ कितनी नंबर की एक्सरसाइज है, 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो लॉन्ग वाले तो आने नहीं वाले हैं। तो इसके अलावा जो बच गए आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, उन क्वेश्चंस को सीखिए कि कैसे किया जाता है। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे ज्यादा वेटेज का जो यूनिट है कंपेयरिंग क्वांटिटी। लॉन्ग आपको आएगा 8.3 में से, उसके बाद जो है शॉर्ट आएगा 8.2 और वेरी शॉर्ट आप बोल सकते हैं 8.1 से आएगा। तो आपका पढ़ने का सीक्वेंस कैसा रहेगा, सबसे पहले आप करेंगे एक्सरसाइज 8.3 को, फिर आप करेंगे 8.1 को एंड देन लास्ट आप छुएंगे 8.3 एक्सरसाइज, सॉरी 2 एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये हमारा है लास्ट टॉपिक। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन। यहां पे आपको क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन ये तो बहुत ही आपको इजी दिए गए हैं बनाने के लिए। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या गिवन होगा, साइड्स गिवन होगी या फिर एंगल्स गिवन होंगे, यही दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आपने डी का यूज करना है, स्केल का यूज करना है और कंस्ट्रक्शन करनी है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, आप एक सीख गए तो बाकी क्वाड्रिलेटरल भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमेशा एक रफ डायग्राम पहले बनाइए। जो भी आपको साइड्स दी हैं कैसे आपने बनाना है, जैसे डियर करके एक बनाना है तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटर का ऐसे रफली बनाओ कि यहाँ मैंने डी रखना है, ए आर, डी ई ए आर, इस तरीके से। हमेशा ये क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। डियर या आपने ऐसे लेना था तो डियर, आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सीक्वेंस में रहना चाहिए, डी ई ए आर। फिर आपने देखना है कौन कौन सी साइड है। यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर दी है तो ऐसे से रफ में लिख लो, इधर 5.5 दी है, इधर ये एक डायगोनल दिया होगा आपको, एक ये साइड दी होगी। इस तरीके से आपने रफ में बना देना ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सा पॉइंट किस तरफ आएगा, जब मैं यहाँ इंटरसेक्ट करूंगी तो कौन सा पॉइंट आएगा। तो ये आपने बहुत चीज जो है वो रखनी है अपने दिमाग में कि पहले मेरे को रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, बाद में आप फेयर जो है वो इस तरफ बना सकते हैं, स्केल और डी का इस्तेमाल करके, कंपास का इस्तेमाल करके। ये चीज में ध्यान देनी। और इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या आते हैं आपको, एक आता है पैरेललोग्राम भी आता है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये होती है एक खासियत पैरेललोग्राम की कि अपोजिट की साइडें बराबर है। अगर आपको 2 साइडें दी हैं तो उसके अपोजिट की आप खुद ही लिख सकते हो सेम सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पैरेललोग्राम इस तरीके का बनता है। मान लो ये साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी थी और ये दी थी 6। ठीक है, तो आप खुद से ही डाल सकते हैं कि ये भी 4 होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज पैरेललोग्राम की क्या होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है वो पैरेललोग्राम की क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ लीजिए आपको कभी कोई एंगल दिया होगा इस तरीके से, यहाँ पे एंगल दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा था, लेकिन ये एंगल आपको पता नहीं था, इसकी जरूरत थी आपको, तो वो आपको पता नहीं था, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। मान लो ये आपको 110 डिग्री दे रखा था, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रफली बताया है। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये मैं बस आपको एक तरह का आइडिया दे रही हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए कि किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये होती है खासियत पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, रोम्बस की। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल।
सारी साइड इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आपको एक साइड दे रखी है तो दैट मीन्स उसकी चारों साइडें भी क्या होंगी, सेम टू सेम। इस तरीके से ये मेरा रोम्बस है। अगर ये 4 सेंटीमीटर एक दे रखा है तो सारे कितने होंगे, 4 सेंटीमीटर होंगे। ये होगी इसकी पहली खासियत, पहली प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। रोम्बस के चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये भी एक चीज होती है, स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों सेम होते हैं, इनके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इवन रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो रोम्बस के भी सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज और इसमें एक खासियत होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में है जिसमें आपको रोम्बस ड्रॉ करने के लिए दिया है और वहां पे सिर्फ डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, तो आपने किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने रफ में बना दिया एक तरीके से। ये रोम्बस मेरे को दे रखा था, एक डायगोनल मेरे को दे रखा है 6 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल दे रखा है मेरे को 8 सेंटीमीटर का। इसको ड्रॉ करना है, तो मुझे पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये आधा हिस्सा 3 का होगा, ये 3 का होगा, ऊपर पूरा अगर 8 है तो ये 4 का होगा और ये 4 का होगा। इतना आपको तो समझ है ही, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की ये लाइन लेनी है, ठीक है। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एकदम सेंटर से काटता हुआ जो जाएगा इसको मिड पॉइंट से। तो अपना कंपास पहले इस पॉइंट पे रखना है, एक आर्क यहाँ काटेंगे, एक आर्क यहाँ, फिर इस पे रखना है कंपास, उसी आर्क को कट करेंगे और उसी आर्क को कट करेंगे और इसके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी 90 डिग्री पे, जो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ऊपर का हिस्सा 4, नीचे का हिस्सा 4। तो अपने कंपास को इस सेंटर पॉइंट पे रखिए और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और नीचे भी 4 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। ये आपके मिल गए पॉइंट, फिर ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। तो ये बन गया आपका रोम्बस। यहाँ 4 सेंटीमीटर कट हुआ, यहाँ 4 सेंटीमीटर कट हुआ, तो पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर का डायगोनल। तो इस तरीके से जो है वो हम रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था रोम्बस का, और दूसरा भी एक और भी है, उसमें भी कुछ इसी तरीके का आपको दिया होगा, या तो डायगोनल एक और एंगल वगैरह दिए होंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या साइड्स गिवन होंगी। तो ये था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने डायग्राम तो कंस्ट्रक्ट करना ही है, एज वेल एज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका सभी में सेम टू सेम होता है, बस आप तरीका देखिए, वो सीखिए, आगे की चीजें आप आराम से कर सकते हैं। जो जो आपने किया है उसी को स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 पॉइंट करके लिख दीजिए। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 8th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए आपने किस तरीके से मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप, कौन से चैप्टर्स को पहले करना है, कौन सी एक्सरसाइज को पहले करना है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बुक रखिए अपने पास और इसी तरीके से सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाइए। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। और बनते रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।